नमस्कार दोस्तों, महर्षि गौतम ऑनलाइन स्कूल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं प्रदीप कुमार चौहान। मैं आपके लिए लेकर के आया हूं कक्षा 12 जीव विज्ञान का जो नवीन पाठ्यक्रम जो इस वर्ष जो लागू किया जा रहा है, वो उस पाठ्यक्रम के बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पिछली 11th क्लास में आपके जीव विज्ञान विषय में NCERT का पाठ्यक्रम लागू किया गया था और पिछले वर्ष 12वीं में RBSE का जो पाठ्यक्रम था राजस्थान बोर्ड के द्वारा जो चल रहा था, अब उसके स्थान पर राजस्थान बोर्ड में NCERT का जो पाठ्यक्रम है वो लागू किया गया है और वो पाठ्यक्रम क्या है वो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो करते हैं पाठ्यक्रम की जो चर्चा है वो आज हम आपके सामने कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपके जीव विज्ञान के विषय में सैद्धांतिक और प्रायोगिक दो पेपर होंगे, जिसमें सैद्धांतिक जो होगा, ठीक है, वो सैद्धांतिक जो प्रश्न पत्र है वो 3.25 घंटे का आपका जो रहता है और उसमें जो अंक जो रहेंगे आपके वो रहेंगे 56। और जो एनुअल एग्जाम में 56 अंक का आपके प्रश्न पत्र आता है, जिसमें से आप देखेंगे कि सत्रांक के आपके जो स्कूल से जो नंबर जाते हैं वो कितने नंबर जाते हैं, 14 नंबर जाते हैं। 56 और 14 मिलकर के हो जाते हैं कितने, पूर्णांक 70 हो जाते हैं। और प्रायोगिक परीक्षा वो आपका प्रश्न पत्र जो रहता है वो रहता है 30 अंक का। कितने अंक का? 30 अंक का। 70 और 30 इन दोनों का योग जो होता है वो पूर्णांक बनता है, वो कितना बनता है, 100 बनता है। और समय जो रहेगा, ठीक है, किसका? प्रायोगिक परीक्षा का, वो 3 से 4 घंटे का रहेगा आपके। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद में आपके जो सैद्धांतिक विषय में जो इकाइयां हैं और जो इकाइयों में आने वाले जो चैप्टर हैं वो कौन कौन से हैं, कितने अंक के हैं और उन चैप्टर में हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं वो आज हम देख रहे हैं इसमें। तो आपकी जो इकाई 1 है और उस इकाई 1 का जो नाम है वो है जनन। इसमें जो टॉपिक या यूं कहें कि जो अध्याय नंबर 1 आता है वो है जीवों में जनन। और ये जो चैप्टर रहेगा आपके 2 नंबर का रहेगा, 2 अंक का रहेगा, अर्थात इसमें से 2 अंक के प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। और इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, इसमें रहेगा अलैंगिक जनन। अब इसमें अलैंगिक जनन को परिभाषित करने के साथ साथ में हमें अलैंगिक जनन की विधियां इस चैप्टर में पढ़नी है। और अलैंगिक की जनन की जो विधियां आप पढ़ोगे उसमें द्विविखंडन, बीजाणु जनन, कलिका, जैम्यूल, कायिक प्रवर्धन और पुनरुद्भवन के बारे में पढ़ेंगे। और इसके बाद में जो अगला जो टॉपिक आता है, मुख्य जो टॉपिक आता है वो है लैंगिक जनन। और लैंगिक जनन में आपको पढ़ना है क्या? युग्मक जनन, जीवों में लैंगिकता, एक लिंगी, द्विलिंगी, उभयलिंगाश्रय, युग्मक संरचना के दौरान कोशिका में जो विभाजन होते हैं और कौन कौन से विभाजन होते हैं, अर्धसूत्री विभाजन, फिर युग्मक स्थानांतरण, निषेचन, जिसमें आंतरिक और बाह्य निषेचन के बारे में अध्ययन करेंगे, फिर अनिषेक जनन भी हम पढ़ेंगे। और इसके साथ साथ में युग्मनज, भ्रूणोद्भव, कोशिका विभेदीकरण और इसके साथ में अंड प्रजक और सजीव प्रजक के बारे में हमें अध्ययन करना है। तो ये आप देख सकते हैं कि चैप्टर एक तरीके से 2 भागों में बटा हुआ है, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन के बारे में। अलैंगिक जनन में तो हमें विधियां इसमें पढ़नी है और इसके साथ साथ में लैंगिक जनन जो होता है, लैंगिक जनन के जो पद हैं उन पदों के बारे में हम इसमें जानकारी प्राप्त करेंगे। और ये चैप्टर जो रहेगा आपके कितने नंबर का? 2 नंबर का रहेगा। इकाई 1 में ही अगला जो चैप्टर आता है वो है पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। और ये चैप्टर जो रहेगा आपके कितने नंबर का रहेगा? 4 नंबर का रहेगा। बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से आपके 4 अंक के प्रश्न बनते हैं। और इस चैप्टर में जो मुख्य टॉपिक आपको पढ़ने हैं उसमें सबसे पहला आता है पुष्प की संरचना। अब इसके साथ में हमें पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन की जो घटनाएं हैं वो पढ़नी है। तो आप इसमें जो पढ़ोगे, टॉपिक जो पढ़ोगे, निषेचन, पूर्व संरचनाएं और घटनाओं के बारे में, और पुंकेसर जो हैं, पुंकेसर यानी कि जो पुष्प में पाए जाने वाले कौन से जननांग, कौन से जो जननांग होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, मेल और फीमेल, ठीक है ना। और
नर जननांग और मादा जननांग जिनको कहा जाता है। तो नर जननांग की जो संरचनाएं होती है जिनमें पुंकेसर, लघु बीजाणुधानी और परागकण के बारे में, और इस मादा जननांग में आप पढ़ोगे स्त्री केसर, गुरु बीजाणुधानी और किसके बारे में, भ्रूणकोश के बारे में। और इसके साथ साथ में भ्रूणकोश के जो आगे जो टॉपिक आते हैं उनमें आप पढ़ते हो परागण क्रिया के बारे में, फिर दोहरा निषेचन जिसको द्विनिषेचन भी कहा जाता है, निषेचन पश्च जो संरचनाएं और घटनाएं होती है उनके बारे में, फिर भ्रूणकोश, भ्रूण, बीज, असंग जनन और बहुभ्रूणता के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि ये निषेचन पश्च है, पश्च लिखा हुआ है गलती से, यहाँ पे पश्च आएगा, और इसके साथ में ये असंग जनन है, यहाँ पे असंग जनन आएगा। तो ये असंग जनन और क्या है, बहुभ्रूणता। तो ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, ये कितने अंक का है, 4 अंक का है। फिर इसके बाद में आप देखते हो चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है मानव जनन, और ये चैप्टर जो है आपके 3 अंक का है। बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर में से 3 अंक के आपके जो है प्रश्न बनते हैं, और इसमें आपको पढ़ना क्या है, पुरुष जनन तंत्र और स्त्री जनन तंत्र के बारे में अध्ययन करना है। पुरुष और स्त्री जनन तंत्र में आपको युग्मक जनन के बारे में पढ़ना है। फिर इसके बाद में आपको जो है आर्तचक्र जो है, निषेचन एवं अंतररोपण, सगर्भता एवं भ्रूण परिवर्धन एवं भ्रूण परिवर्धन, प्रसव एवं दुग्ध स्त्रवण के बारे में अध्ययन करना है। तो ये सारे के सारे जो टॉपिक है ये आएंगे किसमें, मानव जनन में, जिसमें पुरुष जनन तंत्र और स्त्री जनन तंत्र के अलावा जो टॉपिक दिए हुए हैं कौन कौन से, युग्मक जनन, आर्तचक्र, निषेचन, अंतररोपण, सगर्भता, भ्रूण परिवर्धन, प्रसव एवं दुग्ध स्त्रवण। और ये जो चैप्टर है आपके कितने अंक का है, 3 अंक का है। फिर चैप्टर नंबर 4 जनन स्वास्थ्य, क्या है, जनन स्वास्थ्य, और ये चैप्टर है 2 अंक का। कितने अंक का है ये, 2 अंक का है। इस चैप्टर में जो आपको मुख्य बिंदु जो अध्ययन करने हैं वो है जनन स्वास्थ्य समस्याएं एवं कार्यनीतियां, फिर जनसंख्या विस्फोट एवं जन्म नियंत्रण के बारे में, सगर्भता का चिकित्सकीय समापन और यौन संचरित रोग और वंध्यता। ये सारे जो टॉपिक आप पढ़ोगे चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है जनन स्वास्थ्य, और ये चैप्टर है मात्र कितने, 2 अंक का। फिर आप इसके बाद में इकाई नंबर 2 जिसका नाम है आनुवांशिकी और विकास, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। आनुवांशिकी और विकास ये जो इकाई है इसमें अध्याय नंबर 5 आता है जिसका नाम है वंशागति और विविधता के सिद्धांत। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, 5 नंबर का चैप्टर है ये। इसमें 5 अंक के जो है प्रश्न आएंगे, और इसमें आपको पढ़ने हैं मेंडल के वंशागति के नियम, जो आपने 10th क्लास में भी पढ़ रखे हैं, वो नियम आप जो है इस चैप्टर में फिर से पढ़ेंगे। इसके साथ साथ में एक जीन की वंशागति, ठीक है ना, जिसमें आपको प्रभाविता का नियम, अपूर्ण प्रभाविता और सह प्रभाविता, ये आपको जो है टॉपिक इसमें पढ़ने को मिलेंगे। 2 जीन की वंशागति में वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत, सहलग्नता और पुनर्योजन, ये आप पढ़ोगे। तो इस तरीके से 1 जीन की वंशागति और 2 जीन की वंशागति अलग अलग टॉपिक है। 1 जीन की वंशागति में प्रभाविता का नियम, पूर्ण प्रभाविता और सह प्रभाविता के बारे में अध्ययन करेंगे, और 2 जीन की वंशागति में वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत, सहलग्नता और पुनर्योजन के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके अलावा बहुजीनी वंशागति, पहले 1 जीन फिर 2 जीन, अब क्या हो गए बहुजीनी वंशागति, बहुप्रभाविता, लिंग निर्धारण में मधुमक्खी और मानव में लिंग निर्धारण और उत्परिवर्तन के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके साथ साथ में जो आनुवांशिकीय विकार आते हैं, ठीक है ना, उनमें आपको जो है वंशावली विश्लेषण पढ़ने, मेंडेलियन विकार जैसे वर्णांधता और हिमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया जिसको दात्री कोशिका अरक्तता भी कहा जाता है, ठीक है, और इसके साथ साथ में फिनाइल कीटोन्यूरिया, थैलिन्यूरिया, थैलीसीमिया, और इसके साथ साथ में क्रोमोसोमीय विकार के बारे में आपको अध्ययन करना है, ठीक है। तो ये है आनुवांशिकीय विकार जिनमें आपको ये टॉपिक अध्ययन करने हैं, और ये चैप्टर जो आप पढ़ोगे ये कितने नंबर का है, 5 अंक का है। 5 अंक के जो है प्रश्न आते हैं इस चैप्टर में से। फिर इसके बाद में चैप्टर नंबर आता है 6,
ठीक है। और ये भी इकाई नंबर 2 में ही है और इसका नाम है वंशागति के आणविक आधार और ये 6 अंक का है। कितने अंक का? 6 अंक का है। तो 5वां चैप्टर 5 अंक का, छठा चैप्टर 6 अंक का, 6 और 5 11 अंक के, तो ये 2 चैप्टर ही हो रहे हैं। और इसमें आपको पढ़ना जो है डीएनए के साथ साथ में आनुवांशिक पदार्थ की खोज, फिर आरएनए, संसार और प्रतिकृति के बारे में, अनुलेखन, आनुवांशिक कूट, स्थानांतरण, ठीक है, जीन अभिव्यक्ति का नियमन, मानव जीनोम परियोजना और डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, ये सारे जो बढ़िया बढ़िया टॉपिक जो है आप पढ़ोगे चैप्टर नंबर 6 में। और ये चैप्टर नंबर 6 जो ये कितने अंक का है? 6 अंक का है। फिर उसके बाद में चैप्टर नंबर आता है 7, जिसका नाम क्या है? विकास, इकाई 2 में ही है और ये है 3 अंक का। कितने अंक का? 3 अंक का। इस चैप्टर में आपको जो टॉपिक पढ़ने हैं वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला टॉपिक है जीवन की उत्पत्ति। जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई उसके बारे में अध्ययन करेंगे। फिर जीवन स्वरूप का विकास, जिसमें एक सिद्धांत, विकास के प्रमाण क्या है वो हम इसमें पढ़ेंगे। अनुकूली विकिरण क्या है ये पढ़ेंगे। जैव विकास की क्रियाविधि के बारे में, हार्डी-वेनवर्ग का सिद्धांत पढ़ेंगे, विकास का संक्षिप्त विवरण और साथ में मानव का उद्भव और विकास के बारे में भी अध्ययन करेंगे। तत्पश्चात इकाई नंबर 3 प्रारंभ होती है मानव कल्याण में जो है जीव विज्ञान के बारे में, जिसमें सबसे पहले अध्याय 8 इस इकाई के अंतर्गत आएगा, मानव स्वास्थ्य एवं रोग। और ये जो अध्याय है वो 4 अंक का है। कितने अंक का है? 4 अंक का है। और इस अध्याय में आप देखेंगे हमें क्या क्या पढ़ने हैं। मानव में होने वाले सामान्य रोग, जिसमें जीवाणु जनित रोग पढ़ने हैं, विषाणु जनित रोग पढ़ने हैं, कवक जनित रोग पढ़ने हैं, प्रोटोजोन एवं कृमि जनित रोगों के बारे में पढ़ना है। तो जो मानव में जो होने वाले रोग हैं अलग अलग पैथोजेंस के द्वारा, जीवाणु जनित, विषाणु जनित, कवक जनित, प्रोटोजोन और कृमि जनित। फिर उसके बाद में प्रतिरक्षा के बारे में पढ़ेंगे, इम्यूनिटी के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें सहज प्रतिरक्षा और उपार्जित प्रतिरक्षा, साथ साथ में सक्रिय और कौन सी निष्क्रिय प्रतिरक्षा के बारे में भी आपको अध्ययन करना है। और इसी चैप्टर में प्रतिरक्षा के बाद में, सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा के बाद में जो अगले जो टॉपिक आप पढ़ोगे, टीकाकरण और प्रतिरक्षीकरण, एलर्जी के बारे में। फिर स्व प्रतिरक्षा क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। शरीर में जो प्रतिरक्षा तंत्र पाया जाता है ये कैसे और कौन से अंगों से मिलकर के बनता है, कैसे कार्य करता है, ये पढ़ेंगे। फिर घातक जो बीमारी होती है जैसे कि एड्स है, कैंसर है। और अंत में आप पढ़ोगे ड्रग और अल्कोहल के क्या कुप्रयोग। तो बहुत ही बढ़िया चैप्टर है ये। और ये जो चैप्टर है आपके रहेगा कितने अंक का? 4 अंक का रहेगा। फिर इसके बाद में आता है चैप्टर नंबर कौन सा? 9। और चैप्टर नंबर 9 का जो नाम है वह है खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्य नीति। ठीक है। अब इस चैप्टर में आपको डेयरी फार्म प्रबंधन के बारे में, अलग अलग जो पशुपालन होते हैं, जैसे कि डेयरी फार्म प्रबंधन जो पशुपालन के अंतर्गत आता है, जिसमें दुग्ध का निर्माण और दुग्ध संबंधित जो प्रोडक्ट बनते हैं उनके बारे में, कुक्कुट फार्म प्रबंधन जिसमें आपको जो है मुर्गी पालन के बारे में जो है अध्ययन करना है, मधुमक्खी पालन जिससे हमें शहद प्राप्त होता है और मधुमोम प्राप्त होता है, कैसे प्राप्त किया जाता है, मत्स्यिकी यानी मछली पालन के बारे में आपको अध्ययन करना है। फिर पादप प्रजनन, और पादप प्रजनन में आपको पढ़ना है कि भाई रोग प्रतिरोधकता के लिए पादप प्रजनन और पीड़क यानी कि जो नाशी कीट जो होते हैं उनके प्रति प्रतिरोधकता के विकास के लिए पादप प्रजनन का कैसे उपयोग किया जाता है, ठीक है, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। फिर उन्नत खाद्य गुणवत्ता के लिए पादप प्रजनन का किस तरीके से आज वर्तमान समय में उपयोग किया जा रहा है, एकल कोशिकीय प्रोटीन और उत्तक संवर्धन, ये सारे जो टॉपिक रहेंगे हमारे, ये रहेंगे चैप्टर नंबर 9 में। और चैप्टर नंबर 9 है ये कितने अंक का है? 3 अंक का है। कितने अंक का? 3 अंक का है। फिर इसके बाद में आप देखोगे इसमें कि नेक्स्ट जो चैप्टर आता है वो है चैप्टर नंबर 10, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। नाम से पता चलता है कि इस चैप्टर में हमें उन सूक्ष्म जीवों के बारे में पढ़ना है जिनके उपयोग से हम मानव के लिए
उपयोगी उत्पादों का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। और ये चैप्टर आपके है कितने नंबर का, 4 नंबर का है ये चैप्टर दोस्तों। और इस चैप्टर में आपको पढ़ना है घरेलू उत्पादों में सूक्ष्म जीव। घरेलू उत्पाद जैसे आप दूध से दही बनाते हो उसमें भी तो सूक्ष्म जीव होते हैं, लैक्टोबैसिलस होते हैं। इडली और डोसा बनाते समय जो किण्वन क्रिया करवाई जाती है यीस्ट, ठीक है ना, उसके बारे में। तो घरेलू उत्पादों में हम सूक्ष्म जीव का उपयोग कैसे करते हैं, मक्खन और पनीर बनाते समय, और ये सब औद्योगिक उत्पादों में सूक्ष्म जीव का उपयोग कैसे किया जाता है, उनके बारे में कौन कौन से उपयोगी सूक्ष्म जीव हैं और कौन से औद्योगिक उत्पाद बनाए जाते हैं सूक्ष्म जीवों का उपयोग करते हुए। वाहित मल उपचार में, यानी कि जो प्रदूषित जल होता है, आज जो दूषित जो जल है उसको शुद्ध करने के लिए भी, पीने योग्य बनाने के लिए भी उपयोग किया जाता है, कैसा, सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। बायोगैस के उत्पादन में सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। फिर जैव नियंत्रण कारक के रूप में भी सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। जैव उर्वरक के रूप में भी किसका उपयोग किया जाता है, सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। तो ये सारे जो टॉपिक रहेंगे ये चैप्टर नंबर 10 में पढ़ना है। और चैप्टर नंबर 10 जो है वो आपके कितने नंबर का है, 4 नंबर का है। फिर इकाई आती है अगली, 5 इकाई है, जिसमें से चौथी इकाई जो है वो है जैव प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नोलॉजी। और इस इकाई में आएगा चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम। और ये चैप्टर है आपके कितने अंक का, 4 अंक का है। और इस चैप्टर में जो हमें मुख्य जो टॉपिक पढ़ने हैं वो कौन कौन से हैं, जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत, जिसमें आनुवांशिक इंजीनियरिंग और उसके बाद में जैव प्रक्रम के बारे में पढ़ना है, रासायनिक इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ना है, पुनर्योगज डीएनए तकनीक के जो साधन है जिसमें प्रतिबंधन एंजाइम, क्लोनिंग संवाहक, सक्षम परपोषी आतिथ्य के बारे में, और पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी के प्रक्रम जो है उनमें आनुवांशिक पदार्थ जैसे डीएनए का पृथक्करण और साथ में डीएनए को विशिष्ट स्थलों पर काटना, पीसीआर का उपयोग करते हुए लाभकारी जीन का प्रवर्धन करना, पुनर्योगज डीएनए का परपोषी कोशिका में निवेश, बाहरी जीन उत्पाद को प्राप्त करना और अनुप्रवाह संसाधन। ये सारे के सारे जो टॉपिक है ये टॉपिक हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर कौन सा, चैप्टर नंबर है ये 11 प्रौद्योगिकी सिद्धांत और प्रक्रम। फिर इसके बाद में आप जो है चैप्टर नंबर 12 जो पढ़ेंगे उसका नाम है जैव प्रौद्योगिकी और उसके उपयोग। और ये चैप्टर है 4 अंक का। और इस चैप्टर में जो बिंदु आते हैं वो कौन कौन से हैं, कृषि जैव में प्रौद्योगिकी और उसके उपयोग, ठीक है। कृषि क्षेत्र में हम जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए किस तरीके से फसलों के उत्पादन में क्या कर सकते हैं, वृद्धि कर सकते हैं, और किस तरीके से आज जो है हम इस जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए रोग प्रतिरोधी फसलों का उत्पादन कर रहे हैं, ठीक है ना, पीड़क प्रतिरोधी जो है फसलों का उत्पादन कर रहे हैं। तो ये इस चैप्टर में आएगा। चिकित्सा क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है ना, जिसमें आनुवांशिक निर्मित इंसुलिन, आज जो इंसुलिन का निर्माण किया जा रहा है वो जैव प्रौद्योगिकी के अंतर्गत सूक्ष्म जीवों का उपयोग करते हुए किया जा रहा है। ई कोलाई जीवाणु कोशिका के अंदर जो है किस तरीके से इंसुलिन का निर्माण किया जाता है वो हम पढ़ेंगे। जीन चिकित्सा के बारे में पढ़ेंगे, आणविक निदान, ठीक है ना, उसके बारे में भी अध्ययन करेंगे। और साथ साथ में पारजीवी जंतु जिसको ट्रांसजेनिक एनिमल भी कहा जाता है। और नैतिक प्रश्न जो आते हैं, नैतिक मुद्दे जो होते हैं जैव प्रौद्योगिकी के बारे में, ये सब जो हमें पढ़ने हैं इसके अंतर्गत। फिर इकाई नंबर 5 आती है इकोलॉजी, पारिस्थितिकी, और इसमें चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है जीव और समष्टियाँ, ये भी 4 अंक का है चैप्टर। और इस चैप्टर में हमें जो पढ़ना है जीव और इसका पर्यावरण, प्रमुख अजैव कारक कौन कौन से होते हैं, अजीवीय कारकों के प्रति अनुक्रियाएं, अनुकूलन, समष्टियां एवं उनके गुण, समष्टि वृद्धि, जीवन व्रत विभिन्नता, समष्टि पारस्परिक क्रियाएं जो पाई जाती है जिन पे प्रश्न भी बनते हैं उनके बारे में हमें यहाँ पे अध्ययन करना है। फिर नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा इसी इकाई का 5वीं इकाई में वो है पारितंत्र, इकोसिस्टम। ये भी 4 अंक का जो है चैप्टर है। और इस चैप्टर में जो मुख्य बिंदु है वो है पारितंत्र संरचना एवं क्रियाशीलता। फिर उत्पादकता किसे कहते हैं, अपघटन क्या है, कौन कौन से अपघटन के अंतर्गत जो अपन कह सकते हैं कि प्रक्रम पाए जाते हैं वो पढ़ने। पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है,
पारिस्थितिकी पिरामिड कौन कौन से होते हैं, पारिस्थितिक अनुक्रमण कितने प्रकार का होता है, कैसे होता है, ठीक है, पोषक चक्रण जो है वो कौन कौन से हमारे पारितंत्र में पाए जाते हैं, किस तरीके से जो है पोषक चक्रण के द्वारा जो खनिज और तत्व जो होते हैं वो वापस पुनः जो है हमारे पारितंत्र में भ्रमण करते रहते हैं और जीव जंतु और पेड़ पौधों को प्राप्त होते रहते हैं, इनके बारे में और पारितंत्र सेवाओं के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर ये जो रहेगा पारितंत्र, ये कितने अंकों का रहेगा, 4 अंकों का रहेगा। फिर इसके बाद में आता है चैप्टर नंबर 15 और ये चैप्टर नंबर 15 जो है जैव विविधता एवं संरक्षण इसका नाम है और इस चैप्टर से जो प्रश्न आते हैं वो कितने अंक के आते हैं, 2 अंक के आते हैं। और इस चैप्टर में आपको पढ़ना क्या क्या है, जैव विविधता के प्रतिरूप, जातीय विविधता का पारितंत्र में महत्व, जैव विविधता की क्षति और जैव विविधता संरक्षण के बारे में पढ़ना है। और चैप्टर है कितने अंक का, 2 अंक का। फिर अंतिम चैप्टर जो आता है पर्यावरणीय मुद्दे, चैप्टर नंबर 16, ठीक है। और ये चैप्टर जो है, इस चैप्टर में आपको जो मुख्य बिंदु जो पढ़ने हैं वो है वायु प्रदूषण एवं इसका नियंत्रण, फिर इसके साथ साथ में जल प्रदूषण एवं उसका नियंत्रण, ठोस अपशिष्ट कृषि रसायन एवं उनके प्रभाव, रेडियो सक्रिय अपशिष्ट, ग्रीन हाउस प्रभाव एवं विश्वव्यापी उष्णता, फिर समताप मंडल में ओजोन अवक्षय, संसाधन के अनुचित उपयोग एवं अनुचित अनुरक्षण द्वारा निम्नीकरण और वनों उन्मूलन। तो इस तरीके से 5 इकाइयाँ हैं और टोटल जो है आपके रहेंगे कितने, 16 चैप्टर रहेंगे। एनसीईआरटी का बहुत ही अच्छा सिलेबस है इस बार, अच्छे जो चैप्टर है, अच्छे चैप्टर होने के साथ साथ में इनमें जो टॉपिक दिए हुए वो भी बहुत ही अच्छे और शानदार है, बहुत ही मज़ा आएगा आपको पढ़ने में, ठीक है दोस्तों। तो ये जो सिलेबस जो था इस वर्ष जो लागू किया गया है 2021-22 के सत्र के लिए, वो हमने आपके सामने प्रस्तुत किया। इसी सिलेबस को हमें अध्ययन करना है और बहुत ही मज़े के साथ में हमें जो है इन चैप्टरों को अध्ययन करना और बहुत ही अच्छे अंकों के साथ में हमें जो है उत्तीर्ण होना है। धन्यवाद।